ऑल राइट, सो आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस लेवल 1 प्रॉब्लम्स फ्रॉम नरेंद्र अवस्थी. राइट, नरेंद्र अवस्थी, आयोनिक इक्विलिब्रियम. राइट, तो चलो बच्चों, बताओ आपको क्या डाउट है. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या डाउट्स हैं आपको? सर थर्ड. सर थर्ड. ओके. The strongest Bronsted base in the following anion is. आप एक बात बताओ, जब बेसिक स्ट्रेंथ देखना होता है तो क्या हम रिवर्स बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का? ये सुनो, तो आपको हाइड्रा एसिड में मैंने बताया था HCl, HBr एंड HI, दे आर वेरी वेरी पावरफुल एसिड्स. दे आर वे मोर पावरफुल देन नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल. तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो इनके कॉन्जुगेट बेस विल बी वेरी पुअर. तो ये तीनों तो एकदम बेकार हो गए. तो आप देखो ये लाइन से दिए हुए हैं दीज थ्री. तो अगर ये बेकार है तो बाय डिफॉल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? Cn-. और वैसे भी सोचो ना, इसमें बेटा कार्बन पे नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत खराब है कार्बन की, और वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का मेंबर भी है ना. तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि दिस इज मोस्ट बेसिक. गॉट इट? सर फिफ्थ वाला. चलिए, तो अब फिफ्थ में डिस्कस करना है. यस. तो देखो, एम्फीप्रोटिक एनायन किसको बोलते हैं? जिसकी हाइड्रोलाइजिंग टेंडेंसी भी हो और जो आयोनाइज भी कर जाए, ऐसा नेगेटिव आयन. तो कौन दिख रहा है आपको इसमें, बताओ. सर H2 उस पे डाउट था, H2 और H3O प्लस में. देखो, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज इन्होंने पूछा है, एनायन नहीं पूछा है. राइट, तो यू कैन कंसिडर जो H प्लस आयन, बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो जो रिएक्शन में H प्लस आयन भी प्रोवाइड करे एंड OH आयन भी प्रोवाइड करे अलग अलग मोड से. सो इन दैट केस इवन H2O कैन ऑल्सो बी टेकन. राइट, तो बताओ इसमें क्या कंसिडर किया है? सर हम H3O प्लस तो मतलब तब करते हैं ना, क्योंकि H प्लस अकेला जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको H प्लस कंसिडर करके चले. हाँ, वैसे ही मान के चलो. ये सर फिर तो मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए. वाई बी एंड वाई नॉट सी? बोलो. बी तो बल्कि उल्टा नहीं लग रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखो तो H2PO2 माइनस, इसका अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओ तो H3PO2 हुआ. और इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, तो आपको दिख रहा है कि POH डबल बॉन्ड O, PH. तो क्या आपको नहीं दिख रहे हैं? दो पीएच लिंकेज हो गए, सिर्फ एक ही OH है यहाँ पे. तो मतलब एक H निकल जाने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कोई हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता. P डबल बॉन्ड O, HNO माइनस है. सो डू वी हैव एनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हियर इन दिस? बोलो. क्या नो कोई सर. आयन? तो जब नहीं है तो फिर ये एम्फीप्रोटिक कैसे बन सकता है? एम्फीप्रोटिक में तो क्या होना चाहिए? खुद का आयोनाइजेबल हाइड्रोजन भी होना चाहिए एंड हाइड्रोलाइजिंग टेंडेंसी भी होना चाहिए. तो ये तो वैसे ही बेकार हो गया. फिर कौन सा बच गया आंसर? सी ऑप्शन. हाँ, तो फिर यही दिया है ना. यस सर. तो फिर क्या डाउट आ रहा था सुचेत? इसमें क्या डाउट आ रहा था? ये चीज नहीं सोची थी कि वो मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के. तो अब कैसे करोगे बेटा? मैंने समझाया भी था. देखो, हमेशा क्वेश्चन फास्फोरस पे ही फंसाता है. बोला था ना आपको, आप लोगों को पहले भी गाइड किया था मैंने कि फास्फोरस के एसिड थोड़े टेढ़े से होते हैं. H3PO4, H3PO3, H3PO2. याद करो, एन फैक्टर में भी इसका यूज आता है.
तो आपको मैंने समझाया था कि देखो इसमें एक डबल बॉन्ड ओ रख करके ऐसे से ड्रॉ कर लेते हैं। PO4 वाले में तीनों OH लिंकेज हैं, PO3 वाले में 2 होते हैं, एक एक पीएच लिंकेज होता है, 2 POH। और जैसे ही PO2 कर देते हो तो सिर्फ एक ही POH लिंकेज होता है, बाकी 2 पीएच लिंकेज हो जाते हैं। ये तो डिस्कशन किया था ना मैंने पहले, यस सर। और बोला भी था कि ये आए तो फास्फोरस थोड़ा ध्यान देना। तो अब क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है। तो वाटर को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वाटर खुद में क्या करता है, H+ एंड OH- दोनों। हालांकि ये यूजलेस है, मतलब इसको लेना नहीं चाहिए, बट चलेगा, कोई बात नहीं, वी कैन कंसिडर दैट। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 everybody, any doubt? The 10th. Any other doubt to anyone? 6 to 10? चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, फॉर प्योर वाटर पूछ रहा है, pH increases while POH decreases with rise in temperature। एक बार बताओ, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो KW का मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा ना KW का। क्यों बढ़ेगा? Yes, sir. क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है। रिवर्स ऑफ दिस इज एक्सोथर्मिक। H+OH माइनस कंबाइनिंग गिविंग वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना। ये प्रोसेस इंडोथर्मिक, सिर्फ यही नहीं, जो आयोनाइजेशन है वीक एसिड का वो भी इंडोथर्मिक ही होता है बेटा, है ना। याद करो, जो सॉलिबिलिटी है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का वो भी आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जितने भी इंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, आपको मालूम है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, ये रूल होता है ना। फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शंस means delta H positive means on increasing temperature the value of equilibrium constant will increase। ये रूल सबको ध्यान है? सर। तो बस अब खत्म है इसके बाद। तो अब एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW का वैल्यू बढ़ेगा। आपको मैंने बताया भी था, 25 डिग्री सेल्सियस पे KW कितना होता है, -14। और यही अगर आप 90s के आसपास, 90 to 100 के बीच में चले जाते हो, तो यही KW 10 के पावर बढ़ करके -13, 10 टाइम्स बढ़ गया। तो आप बताओ, आपको याद है KW को कैसे लिख सकते हैं हम? H++ OH आयन वाटर से डिसोसिएट करके हम ऐसे बना रहे हैं, तो KW को कैन वी राइट एज H+ into OH-। और ये वैल्यू हमेशा इक्वल अमाउंट में निकलेगी, C-X, ये X and X। तो X² इज इक्वल टू KW, तो X की वैल्यू क्या आएगी, √KW। तो H+ आयन हो या OH आयन हो, सभी के सभी क्या होंगे, √KW ना। तो आप दो वैल्यू पे कंपेयर कर लो। एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज 10 के पावर -14। सो H+ आयन एंड OH आयन दोनों के दोनों क्या हो गए, 10 के पावर -7। जबकि ये टेम्परेचर पे डिस्कस करूं तो H+ एंड OH आयन रूट ले लो इसका, वो हो जाएंगे 10 के पावर -6.5। ये सुनो, तो यहाँ से आप pH निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 7, और यहाँ से pH निकालोगे तो क्या आएगा, 6.5। तो क्या समझ में आ रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द pH विल डिक्रीज 7 से 6.5, एंड सो विल बी द केस विद द POH, क्योंकि POH का भी वैल्यू, OH आयन का भी तो वैल्यू सेम ही है ना। तो सेम केस होगा, तो pH इंक्रीजेस व्हाइल POH डिक्रीजेस, ये तो गलत बात है। pH decreases while POH increases, ये भी गलत बात है। both pH and POH decreases with rise in temperature, यही बात सही है। इसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा? ये सर वो मैं सी एंड डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रही थी। क्यों कंफ्यूज हो रही थी बताओ, कंफ्यूजन का क्या रीजन है इसमें? लॉग लेने सर नहीं आता है आपको, या KW के बारे में कुछ आइडिया नहीं आ रहा, क्या परेशानी आ रहा नहीं सर, मुझे लगा कि अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जैसे वो पीएच एंड पीओएच मतलब रादर इंक्रीज नहीं करना चाहिए था, तो है? इसलिए। कैसे इंक्रीज, ऐसे कैसे, हवा में कैसे बात करेंगे, हम डेटा पे ही डिस्कशन करेंगे ना। हम्म
Yes, sir. ऐसे मन में अगर आपके आने लगे और बिना किसी बेस के, तो फिर तो गलत बात है ना। जो भी चीजों को सोचना है, कोई ना कोई उसका सॉलिड बेस होना चाहिए कि हाँ यहाँ से हमने सोचा है। तब क्लियर है, कोई डाउट इसमें? No, चलो sir. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, एनी डाउट? फिर 11. 11 11. इसमें क्या दिक्कत है? अ बियर हैज अ पीएच ऑफ 4.30, व्हाट इज द H3O प्लस कंसंट्रेशन? दैट इज सो सिंपल यार। पीएच आपको दे रखा है 4.3, तो इसका मतलब क्या है? ये माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन या H3O प्लस कंसंट्रेशन, एक ही बात है, इज इक्वल टू 4.3, क्योंकि वाटर के अंदर वो H प्लस के फॉर्म में नहीं बल्कि लोन पेयर लेके H3O प्लस के फॉर्म में रहता है ना। तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो H3O प्लस का कंसंट्रेशन? अब थोड़ा सा आप स्मार्टली इसको ब्रेक कर लो। क्या इसको लिख सकते हो 4 प्लस 0.3? ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 4 को मैं लिख दूंगा log टू द बेस 10, 10 के पावर 4, कैन आई से लाइक दिस? एंड 0.3010 को मैं लिख सकता हूँ log 2, कैन आई से लाइक दिस? बच्चों बोलो। यस सर, सिर्फ वो Yes, माइनस को sir. करना। अब बड़ा सिंपल सा हो गया, ये log a प्लस log b का वैल्यू क्या हो जाएगा? log a इंटू b, तो ये क्या बन जाएगा? log 2 इंटू 10 के पावर 4 टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 H3O प्लस। अभी भी आसान है यार, अब इस माइनस को आप उधर लेके चले जाओ। माइनस उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया? ये log टू द बेस 10 H3O प्लस इज इक्वल टू, माइनस उधर ले गए, माइनस log 2 इंटू 10 के पावर 4। अभी कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? ये माइनस को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो पूरे वैल्यू पे पावर -1 हो जाएगा, ये सुनो। Yes, sir. अब पूरे वैल्यू पे पावर -1 होने का मतलब ये क्या आ जाएगा? log टू द बेस 10 1 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर 4, ये आ जाएगा। और इधर क्या आएगा? log H3O प्लस। क्या आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हो? तो H3O प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? H3O प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से उठा के देखो। तो H3O प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों का वैल्यू सेम हो गया, यस तो सर, 1 हाँ। अपॉन 2 D इंटू 10 option. के। Yes, sir. क्या था बेटा, ऐसी चीजों में क्या है बताओ ना, क्या है ऐसे क्वेश्चन में बताओ। इजी है ना, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन में क्यों फंसना है? बस आपको थोड़ा लॉगरिथम का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे Yes. बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 15 में कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 19 में कोई डाउट? फिर 19। 19th. Yes, sir. हम्म अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो इसने क्या दिया है। 10 ml of 10 के पावर -3 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। मैं बस ये कंफर्म करना था कि वो n इंटू वी मोलैरिटी दे देगा मैं। नहीं बेटा, n इंटू वी क्यों मोलैरिटी देगा? n का मतलब क्या हुआ? नॉर्मेलिटी ना। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ये पढ़ाया था ना। यस सर। तो नॉर्मेलिटी दिया है 10 के पावर -3 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? तो एज एन 2। एसिड ये कितने H प्लस आयन दे सकता है? 2, तो यहाँ 2 लिखूंगा। याद करो, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, इन तीनों का n फैक्टर कैसे बताया था? यस सर। तो वहीं से है ये। तो मोलैरिटी निकल गया, तो बोल रहा है इसमें वाटर ऐड किया है, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया है, टोटल वॉल्यूम इसका 1 लीटर बनाया है। तो कोई बात नहीं, हमने मोलैरिटी कितना निकाल लिया? 1/2 इंटू 10 के पावर -3। अब बताओ बेटा, क्या आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो? सो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना आया? 1/2 इंटू 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है? 10 ml।
तो 10 ml का मतलब 10 इंटू 10 के पावर -3 कितना हो गया भाई? नंबर 10 ऑफ is मोल to कितना? power 3 and 3 मिलके minus 10 is to power प- -5/2. हाँ जी, इंटू 10 के पावर -5। ये आ गया नंबर ऑफ मोल। किसका मोल है ये? H2SO4 का। फिर क्या कर रहा है? इसको बोल रहा है इसमें इतना वाटर मिलाया कि फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। तो भाई अभी नया मोलैरिटी कितना आ जाएगा H2SO4 का? वो आ जाएगा मोल कितना है अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोल हमने देख लिया, 10 के पावर -5/2 आ रहा है मोल, अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर। तो बड़ा सिंपल हो गया ये तो। लेकिन इससे हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 के पावर -5/2 मोल पर लीटर। मेरे को ये नहीं चाहिए H2SO4, मुझे अगर पीएच निकालना है या पीओएच निकालना है तो मुझे H प्लस एंड OH माइनस चाहिए। तो बताओ, एक सिंगल H2SO4 क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? Strong. तो ये पूरी तरीके से ब्रेक करके 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन में जाएगा। अच्छा बेटा, इसका कंसंट्रेशन 10 के पावर -5 बाई होल डिवाइडेड बाई 2 था, और यहाँ पे एक मोल इसका डबल मोल दे रहा है, तो नंबर ऑफ मोल मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन में निकालना चाहूँ तो कितने लोग को दिख रहा है कि सर डबल हो जाएगा? तो 2 इंटू 10 के पावर -5 होल डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? 10 के पावर -5। आ गया समझ में? तो Yes, अगर sir. H प्लस आयन 10 के पावर -5 है तो यहाँ से पीएच कितना आ गया बेटा? 5। अच्छा, पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है? 14। तो पीओएच कितना आ गया? 14 -5। क्या आ गया आंसर? नहीं. तो समझ में आया? Yes, sir. तो इसमें क्यों क्यों मतलब क्या तकलीफ आ रही थी? ये नहीं ध्यान था क्या वैलेंसी फैक्टर कैसे होगा? हम्म। तो आप थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखो आप लोग ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, 21, 2 and 3। Sir, 23. हम्म। आओ चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द pH of 10 to the power -6 molar HCl is। अच्छा एक बात बताओ, जब आप HCl ले रहे हो है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरी तरीके से ब्रेक कर जाएगा। Yes, sir. अच्छा, वाटर से आने वाला जो H प्लस आयन है वो कॉमन आयन इफेक्ट से थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। प्योर वाटर में H प्लस आयन कितना आता है? 10 के पावर -7। अभी ये HCl कितना है? 10 के पावर -6, राइट? ये ना। Yes, sir. तो तो ये जो H प्लस आयन है थोड़ा तो पीछे चलेगा, मतलब ये क्योंकि H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा। तो जो न्यू कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? 10 के पावर -6 प्लस some value x where x is less than 10 के पावर -7। कैन आई से लाइक दिस? Yes, sir. क्योंकि H2O ब्रेक होगा तो ये x और x बनेगा, और ये जो x है ये H प्लस आयन अगर मुझे पूछा जाए तो वो 10 के पावर -6 भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 10 के पावर, जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन होगी। क्यों लेस देन होगी? क्योंकि रिएक्शन थोड़ा बैक जाएगा, तो प्योर वाटर में 10 के पावर -7 आता है, थोड़ा पीछे जाने से H प्लस ये x का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। तो अभी कितने लोग समझ पा रहे हो कि मान लो डिक्रीज करके, या मैं मोटा मोटी मान लेता हूं कि लगभग इतना ही है, लेट अस कंसीडर दैट वैल्यू ओनली, थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी -6 प्लस 10 के पावर -7 नेट H प्लस आयन, तो यही हो गया बेटा। थोड़ा सा इससे कम ही होगा बट ऐसा मान लेते हैं Yes, sir. अप्रोक्सीमेशन करने के लिए। अब बताओ, ये वैल्यू अगर सम करो तो ये आएगा 1.1 इंटू 10 के पावर -6। देखो मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, 10 sir. के 10 के पावर -7 को क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट एज 0.1 इंटू 10 के पावर -6। अब 10 के पावर -6 कॉमन ले लो, ये आ गया। तो अब जब आप पीएच निकालोगे तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर? माइनस लॉग बेस 10 1.1 इंटू 10 के पावर -6। अब ये जो इसको एक्सपैंड करोगे तो आएगा माइनस लॉग 1.1 अपॉन बेस 10 माइनस लॉग बेस 10 10 के पावर -6। तो ये -6 इधर आके प्लस बन जाएगा,
तो क्या आ गया आंसर? 6 माइनस लॉग बेस 10 1.1। अब बताओ ये अगर वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा हो तो ये वैल्यू डेफिनेटली 0 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। और 1 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। अरे यस भाई सर। 10 पे क्या पावर डालूं कि वैल्यू 1 आ जाए? तो आंसर बोलोगे 0। 10 पे पावर क्या डालूं कि 1.1 आ जाए? तो बोलोगे सर 0 से थोड़ा बड़ा। तो इसका मतलब अगर ये 0 से थोड़ा बड़ा है, 6 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी अगर आप घटाओगे तो ये स्लाइटली लेस देन 6 हो जाएगा ना? बोलो। यस सर। तो क्या बोलोगे आंसर? एग्जैक्टली इक्वल टू 6? ऑफ कोर्स नॉट। जस्ट लेस देन 6 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? यस सर। सर जब आपने लाइक उसको वो लिखा 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7, अगर आप वहीं पे लाइक लॉग ले लो, माइनस लॉग, मतलब। नहीं तो फिर ले लो ना माइनस लॉग। बट माइनस लॉग ले भी लिया, चलो माइनस लॉग 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7, तो लॉग का प्लस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लॉग ए इंटू बी को एक्सपैंड कर सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा अच्छा, यस सर, मैं इसको खोल रहा था। अब ए प्लस बी को कभी मत एक्सपैंड करना। लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत है, यही सही है। यस सर, समझ गया। तो देखो अभी सब चैप्टर आने के बाद भी छोटी छोटी चीजें सीखने को रह जाती हैं। वो जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो तब आपको आइडिया लगता है। आगे बात समझ में सबको? यस सर। चलो हाँ, 24 25 26। सर 25। हम्म। So 4 gram of NaOH and 4.9 gram of H2SO4 are dissolved in water and volume is made up to 250 ml. ठीक है। The pH of this solution is, सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, एक ही सॉल्यूशन में आप NaOH ले लिए और उसी सॉल्यूशन में आप H2SO4 ले लिए, क्या दोनों इकट्ठे रह सकते हैं साथ साथ? बिल्कुल नहीं सर। ये तो एसिड है और ये क्या है? बेस। एंड एसिड बेस कभी भी लोगे तो वो तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे। इनमें से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। कौन जिंदा रहेगा? जो एक्सेस हो। एक्सेस ये 4.9 ग्राम और ये कितना है? 4 ग्राम। अब दोनों के मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा? 4.9 अपॉन इट्स मोलर मास 98। कितना आ गया बेटा? 1/20 आ गया क्या? बोलिए। यस सर। मोल ऑफ NaOH कितना आ गया? मास 4 ग्राम अपॉन 1/10। मोलर मास 40, 1/10 आ गया। तो हमारे पास ये दोनों डेटा हो गए, मैं इनको ऐसे लिख ले रहा हूँ। ये हो गया 1/20 और ये हो गया 1/10। अब बताओ, दोनों ही 1/20 ले लिया, 1/10। अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अब दोनों इकट्ठे तो रह नहीं सकते, तो इनको लिमिटिंग रीजन की तरह सॉल्व कर देते हैं, है ना? अब बताओ पहले कौन खत्म होगा? तो आप देखो, H2SO4 के 1 मोल के लिए इसका डबल चाहिए। तो इसका अगर 1/20 है तो NaOH कितना रिक्वायर्ड है? इंटू 2। देखो ना, एक के लिए इसका डबल चाहिए, तो 1/20 के लिए इंटू 2 करोगे तो 1/10 चाहिए होगा। बोलो यस बच्चा। सर। तो इसका मतलब कि ये दोनों एकदम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लिए हुए हैं, तो रिएक्शन होने के बाद ये भी खत्म, ये भी खत्म, और क्या बन जाएगा? Na2SO4 कितना बन जाएगा? 1/20। अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर जब ना एसिड बचा ना बेस, तो हम सॉल्ट को देखेंगे। और ये सॉल्ट किससे मिलके बना है? Na प्लस। और किससे मिलके बना है? सल्फेटान। दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग पार्ट से। ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो क्या दोनों में से कोई भी हाइड्रोलाइज करेगा क्या वाटर को? बिल्कुल नहीं सर। नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। और जब कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये उस तरीके से बिहेव करेगा जैसे प्योर वाटर हो। बताओ प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन।
तो फिर इसमें क्या दिक्कत था? सर वो 2NaOH नहीं लगाया, बैलेंस नहीं करी इक्वेशन। क्यों नहीं किया बैलेंस? ये सब कब करोगे? क्या मोल कंसेप्ट सिखाऊं मैं पहले? यही सब छोटी छोटी चीजें हैं ना। अभी गलत करोगे तो फिर लगेगा कि यार तुमको आए नहीं आ रहा है। जबकि रियलिटी क्या है कि आप छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। यस सर। जी बताइए। 26, 7 and 8, 29 and 30, 31 and 2। सर 24th भी एक बार बता ही देते। इसमें क्या है? देखो ये तो एकदम ऐसे ही हो जाएगा। 10⁻⁻5 मोलर NaOH इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितना हो गया बेटा? 10⁻⁻5 -8। 1000 टाइम्स डाइल्यूटेड है, तो डिवाइडेड बाई 1000, -8 मोल पर लीटर हो गया ना। यस बोलो। सर। यस सर। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि यहाँ से NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनको ये लगता है कि जितना मोलर NaOH है उतना ही हमें OH मिलेगा, है ना। यानी वो आंसर कर देते 10⁻⁻8। अब OH अगर इतना है तो POH कितना आ गया 8, तो pH कितना आ गया 6। तो वो तुरंत आंसर टिक कर देते हैं कि जो 6 वाला चीज है उसके आसपास, है ना। क्या पूछा है इन्होंने? pH। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने OH- सिर्फ और सिर्फ कहाँ का देखा? NaOH का। जबकि वाटर के अंदर जब भी कोई भी इक्विलिब्रियम होता है, वाटर के अंदर कुछ भी हो रहा हो, तो उसमें वाटर का इक्विलिब्रियम भी कंसीडर करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे कंपेरेबल हो गए OH उसके। बिल्कुल, तो इसलिए आपको दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया Na+OH-। ये कितना था? 10⁻⁻8। तो यहाँ से आने वाला OH आयन 10⁻⁻8, जबकि प्योर वाटर से आने वाला H+NOH- ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 होता है, क्योंकि Kw का वैल्यू -40। तो अब बताओ नेट OH- कितना हो गया? नेट तो आप दोनों को ऐड करोगे ना, -7 + 10⁻⁻8। ये मिला दोगे तो वही आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻7। और जैसे ये आ गया तो आप देखोगे ये POH निकालोगे तो आएगा 7 - log 1.1, यानी ये स्लाइटली लेस देन 7। तो pH निकालोगे तो क्या आएगा? 14 - POH। और स्लाइटली लेस देन 7 करोगे तो जो pH की वैल्यू है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। तो 7 से 8 के बीच में आंसर होना चाहिए, 7 से 8 के बीच में। तो ये आएगा बी आंसर। आ गया बात समझ में? यस सर। है ना। अब गलती मेरे ख्याल से ये किया होगा आप लोगों ने, विच आई एम एक्सपेक्टिंग, कि POH की वैल्यू आपने वही 8 लिख दी होगी, तो pH की वैल्यू यस सर। ना, वो गलती किया होगा आई गेस। तो आप थोड़ा सा, मैं बार बार समझाता हूँ बेटा, कि जैसे ही फॉरेन स्पीसीज मतलब वाटर के अंदर कोई और चीज जो डालते हो, उससे आने वाला H+ या OH- का वैल्यू जैसे ही 10⁻⁻7 या उससे छोटे हो, तो वाटर का भी अपना जो OH आयन और H+ आयन है वो वैल्यूएबल हो जाता है, अदरवाइज उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये सुनो। यस सर। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पे आप टिक कर लोगे, दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे का चीज। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, 7 and 8। ट्वेंटी सिक्स, 7, 8 हो गया बेटा। यस सर। 29, 30 and 31।
सर एक्चुअली अभी मैंने 30 तक ही करी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुजीत तुमने कहाँ तक किया है? सर मैंने 80 के आगे थोड़ा सा फर्क है। चलो तो मैं एक काम करूंगा 50 तक लेके चलता हूँ, उसके बाद तुम्हें दोबारा टाइम दे दूंगा, ठीक है? चलो 31 से लेके 35 तक में कोई डाउट? 33। 33। So given enthalpy of ionization of two acid, HCN का दे रखा है और इसका दे रखा है, which relationship for these two acid is true? बताइए कैसे सोचा? सर मतलब समझ ही नहीं आया तो कि लाइक डेल्टा एच को पीके से कैसे रिलेट करें। क्यों भाई? देखो, जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, जैसे मान लो HCN ब्रेकिंग डाउन इनटू H प्लस प्लस CN माइनस, तो आपको मालूम है कि हर रिएक्शन का डेल्टा H नॉट है, डेल्टा S नॉट भी होगा, डेल्टा G नॉट भी होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको याद होगा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G का वैल्यू 0 हो जाता है, और जब डेल्टा 0 होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। ये सुनो, यस सर। ये वैल्यू है डेल्टा G नॉट की, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? दो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए थे, एक तो है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 R इंटू T लॉग ऑफ Q। याद आ रहा है? ये दो रिलेशन मैंने बताए थे आपको। अब आपको इन्हीं दोनों को थोड़ा दिमाग लगा के रिलेट करना है। तो एक बार बताइए, जब डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है, और जैसे ये 0 हुआ तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, इसको 0 कर दो, इसको एक तरफ, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2.303 लॉग 2.303 RT R इंटू टी लॉग बेस 10। और इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 तो होता है, साथ में Q वैल्यू बिकम्स K वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सुनो, तो यस यहाँ सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमारे पास आ गया रिलेशन क्या? 2.303 इंटू RT इज इंटू लॉग K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट। अब बताओ, डेल्टा G नॉट को क्या मैं लिख सकता हूँ? डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। बोलो बेटा। यस सर। तो जैसे ही लिखूंगा तो क्या आपको दिख रहा है कि ये रिलेटेबल हो गया? यस सर। हम्म। यस सर। और ये रिलेटेबल हो गया ना, तो जिसका भी, अब देखो आप यहां से देखोगे तो मोटा मोटी आपको ऐसा आएगा, लॉग K इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा H। हाँ, प्रोवाइडेड ये वैल्यू सबके लिए सेम हो जाए T डेल्टा S, तो मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ, है ना? यस सर। तो अब बताओ, तो कौन सा एसिड ज्यादा, मतलब के की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? जिसका माइनस टाइम ऑफ डेल्टा H नॉट का वैल्यू, कम होगा। मतलब बेसिकली उसके प्रोपोर्शनल है ना? यस सर। तो माइनस टाइम ऑफ डेल्टा H, मतलब ये पूरी पूरी वैल्यू डेल्टा H नॉट की देख लो, कहाँ कहाँ पे दिया है, कहाँ दिया है इसने? कुछ दिया है? इसका 45 है और इसका 2.1 है, तो जिसका हाई वैल्यू है उसका के बहुत कम हो जाएगा। ये सुनो, यस क्योंकि सर। भाई यहाँ 45 लिखोगे तो यहाँ माइनस 45 हो जाएगा ना। सो ये माइनस 45 हो गया, और इसके केस में माइनस 2.1, तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई ना के ए की, और के ए ज्यादा है तो पी के कम हो कम जाएगा। होगा। तो पीके
pKa of this will be lower as compared to pKa of HCN. तो pKa of HCN higher and pKa of this is lower. तो यही आंसर आना चाहिए, चेक करके बताओ। यस सर, बी है। ये थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल था, आपको पूरा रिलेशन में जानना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए और बताइए, नोट भी कर लिया करो कोई इंपॉर्टेंट चीज आए तो। बताओ बेटा। 36, 37, 38, जी 39, 40, 41, 42, 43, 44। सर 43। चलो इसको देख लेते हैं। How much water must be added to 300 ml of 0.2 molar solution? How much water must be added to 300 ml of 0.2 molar solution of acetic acid for degree of ionization यानी अल्फा ऑफ एसिड टू बी डबल। ओके, अल्फा को बोल रहा है डबल हो जाए। तो बेटा सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमने निकाला था जब वीक एसिड होता है, रूट ओवर के ए बाई सी। याद करो, एच ए अगर ब्रेक डाउन हो एच प्लस प्लस ए माइनस यस में, सर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सी, तो सी माइनस एक्स, एक्स एन एक्स, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कितना मोल ब्रेक हुआ और कितना लिया था स्टार्टिंग में। तो x की वैल्यू क्या होगी, सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा एंड ये सी अल्फा सी अल्फा। अब के का एक्सप्रेशन बनाओगे तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखोगे जैसे ही, तो क्या आता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यहाँ से एज्यूम करते हो इफ अल्फा लेस देन 0.05, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। यहाँ से जब करते हो बेटा तो आता है ना सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो अल्फा कितना आ गया, रूट ओवर के बाई सी। तो ये बोल रहा है कि जो पहले का, राइट, जो ये जो भी है इस केस में, यानी के की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू अल्फा स्क्वायर, यही बोल सकता हूँ ना, बोलो बेटा। यस सर। सर तो इसमें अगर एक मुझे, बार ये नहीं चेक करेंगे कि अल्फा हाँ हमारा देखो है? बिल्कुल चेक करेंगे, बट ये वैल्यूज देख लो ना किस रेंज में लिया हुआ है। तो पहला वाला ही निकाल के चेक कर लो, वो कम ही रहेगा। देखो ना 10⁻⁵ अपॉन सी, यहीं से देख लो ना, आ जाएगा यार 10⁻⁵ अपॉन 0.2। ये वैल्यू डेफिनेटली 10⁻⁻2 के ऑर्डर का रहा है, तो उससे ही आइडिया लग गया कि ये कम ही है। सर वो 300 ml भी है तो उसका डिवाइड नहीं तो बताओगे? उसका ऐड करते हुए मैं यहाँ से एज्यूम कर लूंगा ना, तो ऐसे करेंगे। और वैसे याद करो, वो तो हमने बहुत प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 10% तक हम ले सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो बताओ के तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा ना बेटा, इसका यस मतलब सर। क्या होगा, C1 अल्फा 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। तो यस सर। C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू कितना है 0.2, और उस समय अल्फा कितना है, लेट अस अज्यूम अल्फा। C2 हमें नहीं मालूम और अल्फा बोल रहा है कि 2 अल्फा हो गया, ये सुनो, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से बताओ, यहां से अल्फा स्क्वायर, यहां से कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि C2 का वैल्यू आ गया 0.2/4, ये सुनो, तो यानी यस 0.1/4।
आ गया ना, सॉरी 0.1/2, ये यही रहने दो, आ गया बोलो। यस सर। तो अब बताओ 0.2 मोलर 300 ml में कितना और वाटर डालें कि फाइनल कंसंट्रेशन कितना बन जाए, 0.2/4। तो क्या निकल नहीं गया, ये तो मोल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। तो बताओ इन दोनों में खास बात क्या है कि भाई वाटर डाल रहे हो तो मोल कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COH कितना है, 0.2 इंटू 300/1000 पहले था, और बाद में हमने वाटर डाल दिया, कंसंट्रेशन इतना हो गया। तो 0.2/4 ये हो गया कंसंट्रेशन, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 300 ml पहले ही था, मैंने VML डाल दिया, तो होल डिवाइडेड बाई 1000। तो कितने लोग को समझ में आ रहा है कि इस साइड भी ये मोल हो गया और लेफ्ट साइड में भी ये मोल, और मोल तो ये कांस्टेंट ही होगा। ये सुनो, यस सर। तो ये 1000 गायब हो गया बेटा, ये 0.2 भी गायब हो गया, 4 टाइम्स कर दो तो 1200 इज इक्वल टू 300 प्लस V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 900। आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 900 ml। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट अच्छा था। फिर इसका लाइक अगर हम वो निकालेंगे अल्फा, तो वो हम्म, ऐसा आएगा ना कुछ लाइक 10⁻³ आएगा उस रूट के अंदर, डिवाइड बाय 3। जब वो हाँ बाहर बेटा, निकलेगा तो वो 10⁻1 पॉइंट कुछ होगा। तो 10% के रेंज में आ जाएगा ना, वो लगभग लगभग एक्सेप्टेबल वैल्यू है ना, वरना ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सर इसमें मैं कैलकुलेशन ही करता है रह गया था, करा कोई था बात मतलब नहीं, मैंने भी कि यही सेम था। कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेना है इसको, ठीक है, मिटा दो। यस सर। चलो भाई, अप टू 50 तक और बता दो, कोई डाउट है? या इसके बाद एक काम करो ना, मैं कंसिडर करता हूँ कि आज मैंने सिर्फ 45 तक डिस्कस किया है, इसके आगे की चीजें मैं अगले क्लास में आपने कर रखा होगा तो उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो यहीं पे डिस्कशन आज का खत्म करता हूँ, और सॉल्व करो प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।